नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं जो है समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है कक्षा 7वीं या 8वीं से बच्चों को पढ़ाया जाने लगता है और यहाँ पर कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं जो टर्म 1 का एग्जाम अभी देने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से भी उनके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये आप ज़रूर देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो आइए देखते हैं समास आखिर क्या होता है और आज हम इस समास के टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समास शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे समास के विभिन्न भेद। उसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के साथ इसे अगर समझा जाए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और आखिरी में हम देखेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द या समास, ऐसे कौन से सामासिक शब्द हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले समास शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं। समास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो सम है और दूसरा शब्द है आस। सम का मतलब होता है पास पास या फिर बिल्कुल नज़दीक, और आस का मतलब होता है बिठाना या रखना। तो यहाँ पर इसका एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, जैसे कि दो शब्द हमारे पास हैं, मुरली और धर। इन दोनों का ही अलग अलग जो अर्थ है वो आप निकाल सकते हैं। मुरली का मतलब होता है बांसुरी या बंसी और धर का मतलब होता है पकड़ना। तो यहाँ पर इन दोनों ही शब्दों को अगर हम पास पास रख देते हैं या इन एक दूसरे को आसपास बिठा देते हैं तो ये शब्द बन जाएगा मुरली धर। तो ये जो प्रक्रिया है यही है समास। अब यहाँ पर इस शब्द को, ये जो दो शब्दों से मिलकर के जो ये शब्द बना है, इसे हम सामासिक पद के नाम से जानते हैं। इसे कुछ किताबों में नाम यौगिक शब्द के रूप में भी लिखा गया है। ज्यादातर इसको हम समस्त पद नाम से पुकारते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जब दो अलग अलग शब्द जो हैं वो आसपास रखे जाते हैं या एक साथ कर दिए जाते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है। तो ये है समास शब्द का अर्थ। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिया है, जैसे कि पहला है गंगा जल। आप देख रहे हैं ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, गंगा और जल। लेकिन जब हम इसको अलग अलग करेंगे, लेकिन सिर्फ इसे हम गंगा और जल नहीं लिखेंगे बल्कि गंगा का जल लिख करके इसका हम विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर गंगा जल जो शब्द है इसके विग्रह में हमने एक और नए जो शब्द है इसका हमने इसमें प्रयोग किया है। इसे कहा जाता है विभक्ति। इस तरह से कोई भी इस तरह का जो समस्त पद होता है उसे विग्रह करते समय या उसे अलग करते समय जिन विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर समास के शब्दों को अलग अलग भेदों में बांटा गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर घुड़सवार, घुड़ मतलब होता है घोड़ा, घुड़सवार। अब घोड़े का सवार हम नहीं कह सकते। हर विग्रह में हम सिर्फ एक ही विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। विभक्ति निर्भर करती है किस तरह का आपके पास शब्द है। तो यहाँ पर घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका विग्रह हमने पर विभक्ति लगा करके किया है। इसी के साथ एक और शब्द देख लेते हैं, रसोई घर। यहाँ पर रसोई के लिए घर, रसोई घर होता है जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, अंग्रेजी में इसे किचन कहते हैं। तो कैसा घर है? रसोई के लिए घर है जहाँ पर कि खाना पकाया जाता है। तो इसके विग्रह के लिए हमने के लिए विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग तरह की विभक्तियों का प्रयोग करके शब्दों का विग्रह किया जाता है और इन्हीं के आधार पर समास को अलग अलग भेदों में भी बांटा जाता है। नंबर 1, 2 और 3 समास विग्रह, इसे हम समास विग्रह कहेंगे। विभक्ति का प्रयोग करके जब हम शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो ये हो जाता है समास विग्रह, और ये जो शब्द है जब हम जोड़ करके इसे लिखते हैं तो ये हो जाता है समस्त पद। एक छोटी सी चीज और हम देख लेते हैं। अब एक नया शब्द है नीलकंठ। नील मतलब नीला रंग का और कंठ मतलब गला। तो नीला जो है कंठ, इसे हमने मिला करके नीलकंठ लिखा है। अब यहाँ पर नीला जो पहला शब्द है ये है नील, दूसरा है कंठ। पहले वाले शब्द को पूर्व पद या पहला पद कहा जाता है। ये जो शब्द है पूर्व पद या पहला पद, बार बार समास को समझने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर पहला जो पद है उसे पूर्व पद या फिर कहीं कहीं पर पहला पद कहा जाता है, और जो दूसरा पीछे वाला जो शब्द है उसे हम उत्तर पद या फिर दूसरा पद कहेंगे। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर समास को हमने 6 भेदों में बांट दिया है। इसके 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये जो पूरे भेद हैं इन सभी भेदों को एक ही वीडियो में समझा पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने
दो दो समास के भेद को एक एक वीडियो में समझाया। कुल मिलाकर के इस समास के 3 वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें कि पहला जो आज का वीडियो है इसमें मैं अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास को एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद वाले वीडियो में आप द्विगु समास और तत्पुरुष समास का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में हम समझेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। इसमें जो ये पहला जो शब्द है अव्यय, अव्यय शब्द को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप पता कर पाएंगे कि कोई भी शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर इसके कुछ नियम हैं, मैं एक एक करके नियम भी आपको बताती हूँ और फिर इसे समझाती भी जाऊंगी। जिस समास में पहला पद, जब भी समास कहा जाएगा तो ये आप एक शब्द ही मानेंगे इसे, या समस्त पद आप मानेंगे। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यहाँ पर पहला पद, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, पहला पद या फिर पूर्व पद भी इसे कहा जाता है। तो जो पहला पद अगर अव्यय होता है तो वो जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब यहाँ पर इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अव्यय शब्द क्या होते हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो आइए पहले हम अव्यय शब्द को समझ लेते हैं। यहाँ पर अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब यहाँ पर आखिर कैसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है? अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता। किनका प्रभाव नहीं पड़ता? किसी भी लिंग का, चाहे वो किसी भी लिंग का इस्तेमाल करते हुए किसी वाक्य को लिखा जाए और उसमें अगर कोई अव्यय शब्द है तो उसका जो रूप है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, काल, किसी भी काल में वो वाक्य लिखा जाए उसका प्रभाव अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है उस पर कोई असर इसका नहीं पड़ता। चाहे वो जो वाक्य है वो भूतकाल का हो, भविष्यत काल का हो या फिर वर्तमान काल का हो। अब यहाँ पर पुरुष का भी प्रभाव नहीं पड़ता। पुरुष है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। किसी भी पुरुष रूप में अगर उस वाक्य को लिखा जाए तो उसका प्रभाव अव्यय शब्दों पर नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ अव्यय शब्दों के उदाहरण। वैसे तो अव्यय शब्दों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, बहुत सारे अव्यय शब्द हैं। यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है, आप देख सकते हैं। अवश्य, क्योंकि, सचमुच, ठीक, शायद, कभी, चुपचाप, उचित, ध्यान पूर्वक, अंदर, ऊपर और भी बहुत सारे हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। और आप जब एक बार इसे समझ जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य, पैराग्राफ में अव्यय शब्द अगर आते हैं तो आप उन्हें अवश्य ही पहचान जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो ये चीज़ मैंने बताई है उसे मैं कुछ वाक्यों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहला हम शब्द लेते हैं जो अव्यय शब्द है अवश्य। अवश्य जो शब्द है हमेशा अवश्य रूप में ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अवश्यों या अवश्यु इस तरह से हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। वह कल अवश्य आएगा। आएगा, गा लिखा है मतलब कि ये पुल्लिंग है, और वह जो है किसी लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। वह मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर मतलब एक वचन में है, एक बच्चे की बात हो रही है या एक व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, वह कल अवश्य आएगा। इसमें हमने अवश्य शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। बच्चे अवश्य सो गए होंगे। बच्चे, अब देखिए यहाँ पर वचन जो है वो बदल गया। यहाँ हमने एक वचन में इसको रखा था, यहाँ पर एक से बहुवचन हो गए। लेकिन फिर भी ये जो अव्यय शब्द अवश्य है इसका रूप यहाँ पर नहीं बदला है, ये वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पर हम इसका लिंग बदल देते हैं। यहाँ पर वह जो था ये पुरुष था, पुल्लिंग शब्द था। यहाँ पर हमने एक स्त्रीलिंग शब्द लिख दिया है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द लिख दिया है जो है गीता। गीता 10वीं में अवश्य प्रथम आएगी। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग होने के बाद भी अवश्य शब्द जो है वो जैसा का तैसा ही है। तो ये जो चीज है यही है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसी भी परिस्थिति में अपना रूप जो है वो कभी भी नहीं बदलते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जिस समास में पहला पद पूर्व या फिर पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो पहला पद जिसका कि अव्यय शब्द होगा वो भी पहचान होती है कि वो जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास का शब्द है। दूसरा जो पहचानने का तरीका है किसी भी अव्ययी भाव समास के शब्द को, पहला पद अव्यय होता है और वह पूरे शब्द को अव्ययी भाव समास बना देता है। यहाँ पर पहला पद या पूर्व पद तो अव्यय होता ही है, लेकिन जैसे ही ये पहला वाला अव्ययी शब्द उसमें जुड़ता है दूसरे शब्द को भी वो अव्ययी बना देता है। उसे भी हम किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करें उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। तीसरा है पहला पद उपसर्ग हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर यह भी पहचान है इसकी, अगर पहला पद, पूर्व पद या पहला पद कोई भी उपसर्ग होता है तो ये इसकी पहचान होती है कि वो जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास का शब्द।
आइए इसे हम समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। जैसे प्रतिवर्ष, यहाँ पर प्रति जो है ये उपसर्ग भी है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ष जो शब्द है ये अव्ययी शब्द नहीं है जब तक कि ये इस प्रति से जुड़ा हुआ ना हो। लेकिन जैसे ही जो वर्ष है, जिसे कि हम उत्तर पद भी कहते हैं, ये जैसे ही प्रति के साथ जुड़ जाता है ये पूरा का पूरा जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास वाला शब्द बन जाता है। अब यहाँ पर प्रति वर्ष को हम कभी भी प्रति वर्षों हम नहीं लिखेंगे। प्रतिवर्ष किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी लिंग में, किसी भी कारक के साथ हमेशा प्रतिवर्ष के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा शब्द एक अव्ययी भाव समास वाला शब्द बन गया है। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण। अव्ययी भाव समास में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है समास वाले शब्द को पहचानना या समस्त पद को पहचानना। इसकी पहचान का एक और बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है किसी भी शब्द के आगे, किसी भी मूल शब्द के आगे अगर अ, आ, अन, ब, बा, बे, नी, प्रति, यथा, भर, स ये शब्द आप लगे हुए देखेंगे, मतलब कि पूर्व पद में अगर ये सारे शब्द लगे हुए हैं तो वो जो पूरा शब्द होता है वो अव्ययी भाव समास वाला शब्द माना जाएगा। इन्हीं उपसर्गों को, इन्हें आप उपसर्ग भी कह सकते हैं, इन्हीं उपसर्गों को हम उदाहरण लेकर के एक एक करके समझना शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अ को हम लेते हैं। अ से बना हुआ है अकारण। कारण जो है यहाँ पर उत्तर पद है या फिर मूल शब्द भी इसे कहा जा सकता है। इसमें जैसे ही अ जुड़ गया ये पूरा का पूरा जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास वाला शब्द बन गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्व पद में अ लगे हुए यहाँ पर 4 शब्द मैंने लिखे हैं। इनका जो विग्रह है वो कैसे होगा। जब भी किसी शब्द के पूर्व पद में अ लगा होगा, इसका जो विग्रह है हम बिना लगाकर करेंगे। अकारण का मतलब होता है बिना कारण के। अकारण, इसका विग्रह होगा बिना। अ जैसे ही लगा है वहां पर विग्रह जो है हमेशा बिना लग करके होगा। अन्याय, अन्याय का विग्रह होगा बिना न्याय के। अहिंसा, हिंसा के। इसी तरह से अशुद्ध, बिना शुद्धता के। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई शब्द में पूर्व पद अ होता है तो यहाँ पर हम बिना लगा करके इसका विग्रह करते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। इसके बाद वाला उपसर्ग है आ। पूर्व पद में आ लगे हुए कुछ शब्द हैं आमरण, आजीवन, आजन। अब यहाँ पर इन तीनों का ही जो विग्रह है ये थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे या 2 से 4 बार इसे बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। आमरण का मतलब होता है मरण भी लिख सकते हैं आप या फिर मरने भी लिख सकते हैं, मरने तक। आजीवन मतलब जीवन भर, जीवन भर। आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। तो यहाँ पर इन तीनों का ही जो विग्रह है थोड़ा सा अलग है। तो इन सारी चीज़ों को जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, जहाँ थोड़ा सा अलग हो रहा है, उस चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरा जो उपसर्ग है वो है अन। अब यहाँ पर पूर्व पद में अन लगे हुए शब्द हम देखेंगे। अनजाने, अनकहा, अनादर। यहाँ पर अनजाने, जहाँ पर भी अन लगा है वहाँ हम बिना, बिना लगा करके हम इसका विग्रह करेंगे। लेकिन बिना कहाँ लगेगा देखिए आप, जाने बिना। यहाँ हमने बिना आगे लगाया था लेकिन यहाँ पर पीछे लगेगा, जाने बिना। अनकहा, कहे बिना। तीसरा है अनादर, आदर बिना, या आदर के बिना भी लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर बिना जो है, अन जब लगा है तो बिना पीछे आएगा, जब अ लगा हुआ है तो बिना जो है वो आगे आएगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इन शब्दों का विग्रह होगा। अब आइए हम देख लेते हैं ब, बा, बे, इन उपसर्गों से बने हुए शब्द। अब यहाँ पर सबसे पहले ब शब्द से बना हुआ एक शब्द है बखूबी। बखूबी का मतलब है खूबी के साथ। तो यहाँ पर यही, बिल्कुल यही इसका विग्रह भी होगा, खूबी। खूबी मतलब होता है कोई गुण, उसमें अनोखी सी चीज, उसे खूबी कहा जाता है, खूबी के साथ। दूसरा शब्द है बाकायदा। यहाँ पर जिन शब्दों के पूर्व पद में बा लगा हुआ है इसका विग्रह भी हम थोड़ा सा अलग करेंगे। जैसे कि बाकायदा है तो कायदे के अनुसार। बाइज्जत, अब यहाँ पर हम इज्जत के अनुसार नहीं कह सकते, इज्जत के साथ। बाइज्जत, उसे बाइज्जत घर पर मेहमान की तरह रखा गया, तो यहाँ पर इज्जत के साथ। तीसरा है बाअदब। अदब का मतलब होता है किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करना, तो बाअदब, अदब के साथ। अब यहाँ पर बे वाले शब्द आ गए। बे मतलब, मतलब के, जहाँ बे लगा है वहां बिना, मतलब के, बेवजह, वजह के बिना। तीसरा है बेअक्ल, अक्ल के बिना। बेदाग, दाग के बिना।
बेइज्जत। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइज्जत था तो इज्जत के साथ हमने लिखा था बेइज्जत, इज्जत के बिना। बेबुनियाद, बुनियाद के बिना। बेवफा, वफा के बिना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब और बा वाले जो शब्द हैं उनका विग्रह जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर साथ या अनुसार के साथ हम इसका विग्रह कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी बे वाले शब्द लगे हैं, बे उपसर्ग वाले शब्द हैं, वहाँ पर हम सब में बिना लगा करके इसका विग्रह करेंगे। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब अगला जो शब्द है जिसका कि पूर्व पद प्रति है, इसका विग्रह हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का मतलब होता है हर एक क्षण, तो हर एक क्षण भी आप लिख सकते हैं, हर एक क्षण भी लिख सकते हैं, या फिर प्रत्येक क्षण भी आप लिख सकते हैं। तो इसका विग्रह दो तरीके से आप कर सकते हैं, प्रत्येक क्षण, या फिर लिख सकते हैं आप हर क्षण। दोनों तरीके से इसका विग्रह जो है ये सही है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों का भी हम विग्रह करेंगे, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। इसी तरह से प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर। तो इस तरह से ये सारे शब्द और इनका विग्रह जो है बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का तो आसानी से आप इनका विग्रह कर सकते हैं। आइए कुछ और शब्द हम देख लेते हैं। इसके बाद जो शब्द है यथाशीघ्र, यहाँ पर यथा इसे उपसर्ग भी कह सकते हैं आप, या फिर पूर्व पद भी कह सकते हैं। तो पूर्व पद यथा के साथ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आइए इनका विग्रह हम कर लेते हैं। यथा का मतलब होता है जितना। पहला शब्द है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा नियम, यहाँ पर कुछ शब्दों का जो विग्रह है वो अनुसार लगा करके भी किया जा सकता है। जैसे यथा नियम है तो इसका हम जितना नियम हो, ये जो विग्रह है ये गलत हो जाएगा। यथा नियम मतलब जैसा नियम हो या फिर नियम के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथोचित जो है यथा और उचित शब्द से बना है, यहाँ पर हम अनुसार लगा करके इसका विग्रह नहीं कर सकते हैं। शब्दों को आपको पहचानना है, शब्दों के अनुरूप ही आपको इसका विग्रह भी करना पड़ेगा। ये जो शब्द है पहला जो यथाशीघ्र है उसके समान है, तो यहाँ पर इसका विग्रह भी इसी के जैसा होगा। यथोचित मतलब जितना उचित हो। आगे है यथासंभव, जितना संभव हो। यहाँ पर संभव के अनुसार जो है ये बिल्कुल गलत विग्रह हो जाएगा, तो यहाँ पर जितना संभव हो। यथामति, मति के अनुसार, यहाँ पर ये मति के अनुसार हो जाएगा। मति, मति मतलब होता है बुद्धि, मति के अनुसार। अगला शब्द है यथाविधि, विधि के अनुसार। तो यहाँ पर शब्दों को आपको पहचानना होगा, कहाँ पर अनुसार लगा करके इसका विग्रह करना है और कहाँ पर जितना लगा करके इसका विग्रह करना है। इन शब्दों को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे तो ये आसानी से आप इन सबको याद रख पाएंगे। इसके बाद है नी जो उपसर्ग है या नी पूर्व पद से बने हुए जो शब्द हैं वो हैं कुछ, देखिए आप, निसंदेह, निसंकोच और निडर। तो यहाँ पर जहाँ पर भी नी लिखा होता है वहाँ पे विग्रह हम रहित लगा करके करते हैं। तो निसंदेह होता है संदेह रहित। कुछ किताबों में आप इसका जो विग्रह है संदेह के बिना भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी नी लगा हुआ है तो इसका विग्रह आप रहित शब्द लगा करके ही करें। संदेह रहित, निसंकोच, संकोच रहित, निडर, डर रहित। तो ये हो गया नी उपसर्ग वाले शब्दों का विग्रह। आगे है भरपेट, भरपूर। भर यहाँ पर उपसर्ग लगा है, या भर को आप पूर्व पद भी कह सकते हैं। इससे बने हुए दो शब्द हैं। भरपेट मतलब पेट भरकर। भरपूर जो शब्द है इसका विग्रह थोड़ा सा अलग होगा, पूरा भरा हुआ। सपरिवार, अब स उपसर्ग लगाकर या स पूर्व पद लगाकर बने हुए शब्द हैं। सपरिवार, सशक्ति। सपरिवार का मतलब होता है परिवार के साथ। स जब भी लगा हुआ है साथ लगा करके आपको इसका विग्रह जो है वो करना है, परिवार के साथ। सशक्ति, शक्ति के साथ। तो यहाँ पर इन शब्दों का अव्ययी भाव शब्दों का या अव्ययी भाव जो समस्त पद थे उनका विग्रह इस तरह से किया जाएगा। इन सारे वर्कशीट्स का जो PDF फॉर्म है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए कुछ और हम शब्द देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिन्हें कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत लिया जाता है। वो किस तरह के शब्द हैं आइए देखते हैं। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी शब्द लिखे गए हैं सब जो हैं एक ही शब्द का रिपीटेड फॉर्म है। जैसे कि रात है, रात को ही रातों रात लिखा गया है। घर, घर। बीचों बीच, साफ साफ, हाथों हाथ, द्वार द्वार, डाल डाल, गली गली, गांव गांव, दिनों दिन।
तो इस तरह के जो शब्द अगर आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ये भी एक पहचान है कि ये जो शब्द हैं ये एक ही शब्द 2 बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं, तो ये शब्द अव्ययी भाव वाले समास वाले शब्द हैं। तो इसका जो विग्रह है वो कैसे होगा? रातों रात मतलब रात ही रात में, रात ही रात में। आगे है घर घर, घर ही घर में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। अब यहाँ पर जो अगला शब्द है वो है साफ साफ। तो साफ साफ का साफ ही साफ में, ये बिल्कुल ही गलत इसका विग्रह होगा। साफ साफ का मतलब होता है बिल्कुल साफ। हम जैसे बच्चों को हम कहते हैं आपकी हैंडराइटिंग जो है बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, तो साफ साफ का मतलब होता है बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। द्वार द्वार, द्वार द्वार का मतलब है हर एक द्वार। यहाँ पर इसका भी विग्रह थोड़ा सा अलग है। द्वार द्वार होता है जैसे कि भिक्षुक जो है वो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग रहा था। अब यहाँ पर द्वार द्वार का जो विग्रह है वो द्वार ही द्वार में या बिल्कुल द्वार करना बिल्कुल भी गलत होगा। तो यहाँ पर द्वार द्वार का मतलब होता है हर एक द्वार। डाल डाल, डाल डाल भी होगा हर एक डाल। गली गली, हर एक गली। गांव गांव, हर एक गांव। दिनों दिन, दिन ही दिन में। जिस तरह से हमने रातों रात का विग्रह किया था उसी तरह से यहाँ पर दिनों दिन का भी विग्रह होगा, दिन ही दिन में। तो मुझे आशा है कि अव्ययी भाव समास जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे समास की तरफ। अब इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होने का मतलब क्या है? जो प्रथम पद होता है या पूर्व पद होता है वो भी प्रधान होता है, मुख्य होता है। जो दूसरा पद होता है या फिर उत्तर पद होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों ही पदों में किसी को भी हम कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। दोनों पदों के बीच योजक मतलब कि एक हाइफन का चिन्ह होता है। दोनों पदों को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, दोनों के बीच में योजक का जो है वो चिन्ह होता है। विग्रह में दोनों पदों के बीच और या का प्रयोग होता है। जब भी ऐसे शब्दों का विग्रह किया जाता है तो और या फिर या का प्रयोग करके इनका विग्रह किया जाता है। अब यहाँ पर जैसा हमने अव्ययी भाव समास में देखा था, यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दोनों ही जो पद हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अव्ययी भाव समास में हमने रातों रात, दिनों दिन, घर घर, द्वार द्वार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति देखी थी। उसमें भी बीच में हाइफन या फिर योजक का चिन्ह लगा था, लेकिन वहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ पर कभी भी शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पूर्व और उत्तर पद दोनों ही अलग अलग शब्द होते हैं। तो ये इसकी पहचान है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैं बता देती हूँ आपको, जैसे माता पिता। तो यहाँ पर माता और पिता, इसका जो विग्रह है बहुत ही आसान है बच्चों। ये एक बार आप समझ जाएंगे तो आराम से इसे कर लेंगे। माता पिता। अब यहाँ पर चाय कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी में हम कभी भी चाय और कॉफ़ी नहीं बोलते हैं। अगर हमारे घर कोई मेहमान आते भी हैं तो हम यही पूछते हैं क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी हम कभी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका विग्रह हम या लगा करके करेंगे। तो ये कौन कौन से शब्द हैं ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा चाय या कॉफ़ी। तीसरा है सुख दुख, सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन। नर नारी, नर और नारी। इसके बाद एक और शब्द आता है ठंडा गरम। तो यहाँ पर भी जैसे चाय और कॉफ़ी हमने लिखा था उसी कैटेगरी का ये वर्ड है। यहाँ पर भी ठंडा और गरम नहीं आएगा बल्कि ठंडा या गरम आएगा। तो ये जो कुछ शब्द हैं उनको आप एस्ट्रिक लगा करके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये जो इनका विग्रह है या लगा करके हमें करना है। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं। अब द्वंद्व समास में ही कुछ और भी अलग तरह के शब्द होते हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर द्वंद्व समास में हमने अभी बीच में योजक लगे हुए और दोनों ही जो शब्द हैं, दोनों ही जो पद हैं वो बिल्कुल अलग अलग हमने देखा। जैसे माता पिता, दोनों अलग अलग हैं, माता अलग है, पिता अलग है। बीच में इसे सेपरेट जो कर रहा है वो है एक योजक। लेकिन कभी कभी द्वंद्व समास में ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि मिले हुए होते हैं, लेकिन उन्हें हम फिर भी द्वंद्व समास में रखते हैं। अब आपको ये पहचानना होगा कि इसमें कौन कौन से दो शब्द जो हैं मिले हुए हैं। इसमें भी जो विग्रह है वो और लगा करके ही हमें करना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे भीमार्जुन। भीमार्जुन का मतलब है भीम और अर्जुन शब्द इसमें मिलकर के बना है। तो इसका विग्रह होगा भीम और अर्जुन। तो यहाँ पर आपको
बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से दो शब्द छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर इसके बाद वाला शब्द है लाभालाभ। यहाँ पर भी दो शब्द छुपे हुए हैं। लाभ शब्द तो आपको नजर आ रहा है जो पूर्व पद है, और इसके साथ जो पीछे वाला उत्तर पद है वो है अलाभ। अलाभ का मतलब होता है लॉस या फिर हानि। तो यहाँ पर लाभ और अलाभ की बात हो रही है, इसका विग्रह हम करेंगे लाभ और अलाभ। लाभ है प्रॉफिट, अलाभ है लॉस। यहाँ पर सत्यासत्य, यहाँ पर सत्य शब्द जो है पूर्व पद वो आपको अच्छे से नजर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर असत्य भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए सत्य, सत्यासत्य, अ जो है इसके साथ अस्वर जुड़ा हुआ है जो कि असत्य शब्द बना रहा है। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा सत्य और असत्य। इसके बाद है सीताराम, सीता और राम। धर्माधर्म, यहाँ पर भी धर्म शब्द आपको शुरू में नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अधर्म भी जुड़ा हुआ है। तो धर्म और अधर्म। राधे श्याम, राधे और श्याम। ये जो शब्द हैं इनमें योजक का चिन्ह नहीं है, फिर भी ये जो शब्द हैं ये द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों आज जो हमारा समास का जो ये विषय था, ये टॉपिक था, इसके अंतर्गत हमने आज दो समास पढ़े, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। आशा है उदाहरण के साथ जो भी मैंने आज आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनका भी PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम द्विगु समास और तत्पुरुष समास को विस्तार से समझेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।